अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बीनर सलीम। मुल्की सियासत एक बार फिर दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान के एक और वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद का सामना है। माजी गवाह है कि आज तक किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई है, मगर इस बार अपोजिशन का दावा है कि वो एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। अपोजिशन का मानना है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। न्यूट्रल सियासी मौसम होते ही वो मतलूब नंबर्स पूरे कर चुके हैं और इसी यकीन कामिल के साथ अभी कुछ देर पहले अपोजिशन ने 86 अरकान के दस्तखत के साथ कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। अपोजिशन का दावा है कि उन्हें 190 से ज़ायद अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। अपने आप में एक हैरान कुन दावा है ये। तहरीक अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानने के लिए ही आज की हमने नशिस्त रखी है। और आज के सीधी बात जोन में जो मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यावर बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। PMLN से मुझे राना मकबूल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी और आगाज़ मैं आज की डिस्कशन का वहाँ से करूँगी जहाँ से अपोजिशन ने छोड़ा। अभी आपने मोन्टाज में भी देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये फरमा रहे थे कि भाई हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। लेट इट बी आसिफ अली जरदारी, लेट इट बी शहबाज शरीफ, लेट इट बी मौलाना फजलुर रहमान, सब के सब एक पेज पर हैं और वो पेज है इमरान खान से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। यावर बुखारी साहब, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, या तो आप मुझे बता दीजिए कि आपके कितने दिन रह गए हैं हुकूमत में, या फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि अब आपके पास ऑप्शन क्या है। अब तो आप असेंबलियाँ भी नहीं तोड़ सकते, फंस गए इमरान खान साहब क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। बफ़ज़ल खुदा हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और ये जो करें, और बहुत अच्छा कि इन लोगों ने भी ये तहरीक पेश कर दी, क्योंकि अभी इनको हकीकत भी खुल जाएगी ना। वो एक खोखले दावे, शोर मचाना, ये करना वो करना, हमारे पास ये देखिए जो भी गवर्निंग पार्टी होती है ना, और अगर उसके ऊपर जैसे कि माजी की हुकूमत में एक डिक्टेटर डेमोक्रेट बन के हर किसी को, वज़ीरों को तो कोई लिफ्ट ही नहीं होती थी, वो सेक्रेटरीज चलाते थे, तो वो उसका एक धौंस था, तो कोई बोलते नहीं थे, बोलते थे तो वो भाई पार्टी से निकाल दो, तो मैं अगला टिकट नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा। ये रवैया था शहबाज शरीफ साहब का, और हमारे पास वो रवैया नहीं है। हम लोगों को आज़ादी से अपनी जो उनकी राय है वो इस्तेमाल करें, और इसके अंदर यही हुआ। और देखें आज भी ये जितनी बातें कर रहे थे वो एक एक करके उलट होती जा रही है। ये लोग जो कह रहे हैं कि इनके पास 190 है, मैं आप आज को लिख के दे रहा हूँ कि इनके पास कोई 190 नहीं है। इनको सरप्राइज़ मिलेगा, और मैं भी आपको नंबर्स नहीं दूंगा, मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा। जिस दिन ये वोटिंग होगी इनको पता लगेगा कि इनके कितने लोगों के साथ क्या हुआ, क्यों इनको छोड़ के गए, कैसे हुआ, मुमकिन हुआ, इनकी सोच में भी नहीं है। ये इमरान खान साहब की एक प्रिडिक्शन थी कि एक वक्त आएगा ये सारे चोरों का टोला एक सफ में खड़े होंगे मेरे खिलाफ। वो इसलिए कि इनको NRO चाहिए, ये अभी NRO के लिए मर रहे हैं। अगर इनको ये अभी हुकूमत में, मिसाल के तौर पे अगर कल इनकी हुकूमत कभी आती है, ये NRO को किस तरीके से वो अपने आप को दिलवाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, दे नहीं सकते। इनके खिलाफ चीज़ें मौजूद हैं। ये सिर्फ फ़र्क ये पड़ रहा है कि अदलिया टाइम ले रही है, वो चीज़ें अपने उस स्पीड पे नहीं चल रही हैं जैसे PTI चाहती है, हुकूमत चाहती है, लेकिन दैट डजंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक ठीक है यावर भाई, लेकिन देयर इज़ अदर साइड ऑफ द स्टोरी। मतलब पंजाब में अलीम खान ग्रुप हो, जहांगीर खान तरीन ग्रुप हो, यहाँ पर इन्होंने अपोजिशन ने वफाक पर हमला किया, वहाँ पर पंजाब पर हमला हो, क्या वो भी चोरों का टोला था? उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार को हटाने से पहले हम बैठ करके मुशावरत तक नहीं करेंगे, मिलेंगे तक नहीं, मीटिंग्स तक नहीं होंगी। तो क्या ये भी चोरों का टोला था जो आपके अगेंस्ट है? कि मैंने जैसे कि बताया कि शहबाज शरीफ तो एक MPA हमारा जंड से गया, तो उसने बोला कि जी साल बाद टाइम मिला है, उसने कहा जाओ रिजाइन कर दो। मतलब इस किस्म की बातें होती थी। MPAs की इज्जत ही नहीं थी, वुकत ही कोई नहीं होती थी। ये 4-5 मेन MPAs जो होते थे यही आसपास होते, बाकियों को तो वुकत ही कोई नहीं थी ना। यहाँ पे हमें हर किसी को वक़्त मिलती है, किसी को टाइम नहीं मिला, देर से मिला। मैंने टाइम मांगा हुआ, मुझे अभी देर से टाइम मिला, लेकिन टाइम मिल रहा है, अगला सुन रहा है। जहाँ तक बात है अलीम खान साहब की और जहांगीर तरीन साहब की, अगर उनका सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ कोई इख्तलाफ है, वो -1 की बात करते हैं, तो ये उनका हक है बात करना, उसको कोई रोक नहीं सकता। कल मैं खड़ा होकर बात करूं कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरा हक है, ये जमहूरियत में तो ये चलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नून के साथ जा रहे हैं। वो उनका मकसद ये है कि भाई ये ना हो, कोई और बना दो। है वो साथ ही, टीम एक ही है,
ان کے پاس کوئی ایک فرد نہیں جائے گا, ایک فرد میں کہہ رہا ہوں نہیں تو ان یہی کے تو آئیں عدم گے. اعتماد ہے نا یاور بھائی, کیونکہ انہوں نے لیڈر کے اوپر عدم اعتماد, کیونکہ لیڈر کا بنایا ہوا بندہ ہے نا عثمان نہیں, بے بزدار. شک ہے, عثمان لیڈر خدا بزدار تو ہے نہیں ہے عمران خان نا, سے, عمران خان صاحب نے ان کو چوز کیا. بینش لیڈر خدا تو نہیں ہے, لیڈر All سے right. بھی I got غلطیاں the ہو gist. سکتی ہیں, This is the answer. لیڈر سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیڈر کو وہ اگلے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اختلاف رکھتے ہیں, مہربانی کر کے اس کو ہٹا کے اور آپ کوئی اور رکھا. I'll take it forward from this sentence. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے, سوال رکھنا چاہوں گی اس جواب سے جو کہ یاور بھائی نے دیا, لیڈر خدا نہیں ہوتا, یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی, اسے کہتے ہیں جمہوریت. آپ لوگوں کی پارٹی کو پی ایم ایل این میں ہو, جو قائد نے کہہ دیا, جو چیئرمین نے کہہ دیا, آپ کہیں یہ نہیں کہیں گے صحیح ہے غلط ہے, آپ اسے حرف آخر مان لیں گے, نمبر 1. اور دوسری یہ چیز, کیا آپ لوگ سرپرائز کے لیے تیار ہیں جیسے سیشن ہوگا بقول یاور بخاری صاحب کے؟ یو پیپل آر گونا گیٹ اے سرپرائز. اچھا, سب سے پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں کہ روات سے جو ہمارا جلوس نکلا اس کو فیض آباد کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا, وہی کیا جا رہا ہے جو ملتان میں تھا. میں ملتان میں تھی کہ یہ اتنا قافلہ آ رہا ہے تو وہاں پہ اتنے لوگ ہیں تو بس جیتنے کو جانے دیں گے, اور وہاں پہ چیئرمین نے کہہ دیا ہے کہ بلاک کر دیں, تو یہ نہیں کریں. ہم پرامن ایک احتجاج لے کر نکل لیں, اور اس احتجاج کو آج ختم ہونا ہے. تو یاور بھائی کیونکہ میرے بھائی بھی ہیں, اور السلام علیکم بہن, اب یہ میرے ساتھ پروگرام کریں گے, ان کو مشکل بھی ہو جائے گی اور بہت ساری چیزیں یہ نہیں کہہ سکیں گے. تو میں ان سے کہہ سکتی ہوں, میرے بھائی ہیں, بڑے اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی وزیر اعظم سنتے ہیں, آپ کو ٹائم دیتے ہیں, تو آپ پلیز اور کسی سے تو نہیں کہنا, کیونکہ شہباز گل نے تو ابھی بیٹھ کے سب کو بھیڑیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کرائے کے ترجمان آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گے, چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ راستہ کھلوا دیں. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو امت اخبار جس کے پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی اتنے اچھے مراسم نہیں ہوتے, ان کا جھکاؤ جس طرف ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ صرف سندھ سے 50,000 کا قافلہ ساتھ سفر کر رہا ہے. اس کے بعد سے یہ قافلہ بڑھ چکا ہے. ادھر ڈی چوک پر اس وقت جو میں نے معلوم کیا ہے تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں. ڈکٹیٹر کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے, اسے ریفرینڈم کرانا پڑتا ہے, اور 0.2% بھی جب اسے لوگ نہیں کرتے ریفرینڈم میں پاس, تو وہ کہتے ہیں 98 نے جو ہے ہمیں یہاں بٹھا دیا ہے, اور اس کے ساتھ پھر مفاد پرست مل جاتے ہیں. ہماری پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب مجھے جانتے ہیں کہ میرا تعلق کس کلاس سے ہے, میں نے کس طرح سے جدوجہد کی, کس طرح میں اوپر آئی. مجھ جیسے لوگ ہم اپنے کو چیئرمین کے ساتھ ساتھ کو چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی اور بلاول صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے جب ایک ورکر آتی ہے NA 133 میں تو چینج کر کے جاتی ہے کچھ نہ کچھ. تو پہلے تو یہ بات میں کہوں گی کہ نہیں ہے. اب دوسری بات دیکھیے, ہماری ایک جدوجہد ہے. صحیح, ہم چاہ رہے ہیں کہ اتنی ساری عوام کے ساتھ ہم نکلے ہیں, پورے پاکستان سے ایک عجیب سا روٹ بنا کے ہم نکلے ہیں, اور ورکر کا جذبہ کسی طرح پیچھے نہیں ہو رہا. تو عوام جس نے ہر جگہ کھڑے ہو کر, جو اسپاٹس بھی نہیں تھے وہاں پہ چیئرمین کو اسپیچ کرنی پڑی, تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے. جب وہ خوش نہیں ہیں, اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 200 لوگ بھی کہیں گے کہ گو عمران تو میں چلا جاؤں گا, تو مجھے کوئی ایک بات بتا دیں. آج عمران خان نے کہا ہم نے اپنے منشور کے مطابق کام کیا ہے, کہ کوئی ایک کام منشور کے مطابق کیا ہو. چلو ساری باتیں تو چھوڑیں, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, بس مجھے اتنا بتا دیں کیا سرائے کی صوبہ دے دیا. جی یاور بھائی, ہم لوگ نکلے ہیں تو اس لیے نہیں نکلے ہیں, اور ہم اس لیے نہیں نکلے کہ یہ 1 سال جو رہ گیا اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک رویہ جو ہے, یہ ایک طریقہ کار جو ہے کہ ایک نااہل کو جس کی عوام میں کوئی پوچھ نہیں ہے, جسے عوام چاہتے نہیں ہیں, اس کو عوام کی امنگوں کے بغیر آپ اس پہ اگر بٹھا دیں گے تو وہ کبھی عوام کو جواب دے نہیں ہوگا, کبھی عوام کو ڈیلیور نہیں کرے گا. نتیجہ حاضر ہے, یہ رویہ بدلنے ہوں گے. ہم اس رویے کے خلاف نکلے, اور اس رویے کی وجہ سے جس شخص نے عوام پہ مہنگائی کی, بے روزگاری کے کوڑے برسائے ہیں, ہم اس کے خلاف نکلے. اچھا شیلا, ایک مجھے آپ سوال کا جواب دے دیں, بلکہ میں یہ کہوں گی مجھے سمجھا دیں.
और आपसे बेहतर ये कौन समझा सकता है? आप तो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं जो कि जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार है, और ये मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मतलब ये किसी किस्म का टॉन्ट या कोई तंज नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली ये मानती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर जमहूरियत की डेफिनेशन अमली तौर पर भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। तो मुझे इसका जवाब दीजिए शैला कि कोई भी वज़ीर आज़म, अभी भूल जाइए कि इमरान खान है, लेट इट बी PMLN का, पीपल्स पार्टी का, अगर वो अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सकता या वादा पूरा नहीं करता या महंगाई होती है या उसकी जो गवर्नेंस है उसके मसाइल होते हैं, तो क्या उसके खिलाफ जो अपोजिशन है या कोई भी तहरीक अदम एतमाद ला करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए? क्या उसको हक नहीं होना चाहिए कि वो 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करे? जी, ये जमहूरी तरीक़ा है और यही लिखा गया है आइन में, और इसको सबने इत्तफाक किया है कि अगर कोई नाअहल, अगर कोई अपने वादों से फिरने वाला आए और आवाम को जो सकून है वो भी छीन ले और कोई रिलीफ न दे, मुल्क को खारजी सतह पर जो है तनहा कर दे, हर तरह का नुकसान पहुँचाए, तो ये आइनी तरीक़ेकार से उसको हटाया जा सकता है। दुनिया के तमाम क़वानीन, जितने आइन हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, उसमें इम्पीचमेंट के और मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। ठीक है। यावर बुखारी साहब, वेयर इज़ द गवर्नमेंट गेटिंग द कॉन्फिडेंस फ्रॉम? आप जो ऐसे कॉन्फिडेंट बैठे हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे आप ऑपोजिशन को, आपको कहाँ से किसने क्या यकीन दहानी करा दी है? क्योंकि वहाँ से तो ऑपोजिशन भी यही क्लेम कर रही है, ऑपोजिशन कह रही है आप गए, अयाज सादिक साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास तो जो नंबर गेम है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जो नंबर हमें चाहिए तो उससे भी कहीं ज़्यादा हो गई है। ऑपोजिशन की बातें अगर आप सुने ना तो इनके बयानात आते हैं, अगर ये कामयाब ना हुई तो फिर हम ये कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे। हम कह रहे हैं ये कामयाब होंगे ही नहीं, कामयाब हम होंगे। एक बात जो मेरी बहन ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की, मेरे साथ इनके साथ बहस करना भी बड़ा मुश्किल होता है, मेरी बहन है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है मेरी। देखें, इतने बुरे हालात में जब दुनिया में किसी कोई भी आपके रिश्तेदार बाहर तो होते, पता करे महंगाई का क्या हाल है, पता करे बेरोज़गारी का क्या हाल है। क्या उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ये किया है? उन मुल्कों में जहाँ पे आप जाए, अर्दोगान के खिलाफ कितना शोर मच रहा है, कितना पॉपुलर वज़ीर आज़म है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड की वजह से लॉजिस्टिक्स की लाइन। अभी अपोजिशन सिर्फ ये बताए कि महंगाई जो पाकिस्तान में है ये दुनिया भर में ऐसी है, हमसे ज़्यादा है। हम लोगों ने तो पेट्रोल की कीमत भी 10 रुपए कम कर, ये कहेंगे जी हम निकले, ओ चलो यार जो कहते हो मान लीजिए, लेकिन हम इनको बता रहे हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारे पास ज़्यादा हुई है, हम ये रिलीफ दे सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा टैक्स दोगे मैं वही तुम्हें वापस करूँगा रिलीफ की शक्ल में। देखिए, जो बात मेरी बहन ने की कि क्या वादा पूरा किया, हमारा सबसे बड़ा वादा ये था कि हम इंसानों की क्वालिटी को बेहतर करेंगे। वो हमने पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेहत इंसाफ कार्ड दिया है। पंजाब का सिर्फ 440 अरब का है, और ये गरीब को गरीब तर होने से बचाएगा, गरीब की इज्जत नफ्स बचाएगा, किसी अमीर के सामने जाके भीख नहीं मांगना पड़ेगा। अभी बेफिक्र होके सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं, बेहतरीन गैर सरकारी अस्पतालों में भी जाके बगैर किसी फिक्र के इलाज करवा सकता है। बहुत छोटा हम काम कर रहे हैं सेहत राशन कार्ड में, लेकिन ये शुरुआत है कि जहाँ पे हम उनको 30% की रियायत दे रहे हैं, जो मर्जी खरीदें, जो मर्जी उन 3-4 चीज़ों के अंदर जो मर्जी क्वालिटी खरीदें। अगर घी खरीदना है, चाहे आप एक कंपनी का नहीं, दूसरी का नहीं, सबसे बेहतरीन कंपनी का खरीदेंगे, आपको तब भी रियायत वही मिलेगी जो आम उसमें मिलेंगी। तो हुकूमत का अमूमन होता है ना कि यूटिलिटी स्टोर में सबसे 3rd क्लास क्वालिटी है, कोई भी नहीं। हमने क्वालिटी को इस तरीके से काउंटर किया है कि जो दिल करे खरीदो, उसके ऊपर ये रियायत मिलेगी। उसके अलावा जो 12,000 रुपए हम लोग वो इनको दे रहे थे लोगों को, वो हमने 14,000 कर दिए। ये जो इंसाफ राशन कार्ड है, इसको हम 1,500 या 2,000 करने की तरफ लेके जा रहे हैं। 1,120 अरब रुपए है, तो इसको अगर 2,000 करेंगे 240 अरब रुपए। ये कहाँ से आ रहा है? ये वहाँ से आ रहा है कि टैक्स कलेक्शन हमारी 6,000 अरब के करीब जा रही है, तो हम अपनी आवाम को क्यों ना रिलीफ दें। इन लोगों ने कर्जे लेके और इन ट्रेनें बनाई, उसके ऊपर सब्सिडी देते हैं। अभी अगले साल से 30 अरब रुपए का वो हमारे ऊपर ठुकेगा हुकूमत पंजाब पे। और शैला बहन, मैंने आपकी पार्टी को डिक्टेटर कभी नहीं कहा, ना मैं कहता हूँ, क्योंकि जो मैं बिनिश की बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि डेमोक्रेसी के मामले में आप लोगों की जो कुर्बानियां हैं, आप पार्टी को डिक्टेटर की पार्टी कहते हैं? किस पार्टी को कहते हैं? नहीं, मैं तो नून को, मैंने शहबाज शरीफ का नाम लिया था। नून वाले इंतजार कर रहे हैं, मैं ब्रेक ले लूं, उनको शामिल कर लें। मुसीबत ये आपने राना मशहूद को बुलाया, जो मेरा भाई है। राना मकबूल है, इट्स नॉट राना मशहूद, ही इज द सेनेटर राना मकबूल। मुझे एक ब्रेक लेना है प्लीज शैला बीबी, मैं आऊंगी ब्रेक के बाद आपके पास। एक ब्रेक लेते हैं। और PMLN का बहुत जिक्र हो रहा है, PTI PMLN को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। राना मकबूल साहब की शिद्दत से आमद का इंतजार होता है। सेनेटर साहब, आपसे मैं ब्रेक से वापस आकर सवाल भी रखूंगी और आपको इस डिस्कशन का हिस्सा भी बनाऊंगी। विल बी बैक शॉर्टली।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में है जी यावर बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुझे ज्वाइन करे वेरी ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल साहब PMLN से। राना साहब, फर्स्ट सेगमेंट में आपकी बिट ज़रा रह गई। आपकी बिट में इस बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी कि यावर बुखारी साहब ने कहा कि वो आप लोग को सरप्राइज़ करेंगे। वो तो जब सरप्राइज़ करेंगे सो सरप्राइज़ करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं इतना बुरा आप लोगों को मारूंगा कि आप लोग 2028 तक नहीं उठ पाएंगे। मतलब 2023 भी नहीं, 2028 तक की बात कर रहे हैं। आपने प्लानिंग कर ली है? देखो जी, हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है, तकब्बर अज़ाज़िल्ला खार कर बेज़िंदान लानत गिरफ्तार कर। जो तकब्बर है ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। बुखारी साहब तो बड़े खुद दरवेश आदमी हैं, शैला भी बहुत ज़्यादा नेक खातून हैं। अल्लाह से डर के बात करनी चाहिए। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह को मंजूर ना हो। इसलिए ये बात तो होगी तय कि मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर सकते हैं। ये भड़क फड़क जो है ये स्टेट्समैन का खासा नहीं है। ये वो लोग करते हैं या तो बिगनर हैं या वो पॉलिटिक्स में क्वैक्स हैं। ये कोई मैच्योरिंग नहीं है। आपने मेलसी की तकरीर सुनी ना, लोग शर्मिंदा भी हुए बातें सुन के। इससे काम नहीं चलता है। काम चलता है कंट्रीब्यूशन करने से। ये सारा जो कमोशन बरपा हुआ है, क्यों बरपा हुआ है? बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से, माफिया जिनको कहते हैं उनके खिलाफ एक्शन ना लेने की वजह से। और जो आग लगी है कि जब $4 पे लेना था पर यूनिट LNG, वो आज जो 30.5 कितने पे पता नहीं, उससे भी ऊपर पे ले रहे हैं। सारे ज़माने ने चीखो पुकार की कि आप ले लें, नहीं लिया। आप अंदाज़ा कर लें ना कि अगर आप कोविड की जो आई हैं ग्रांट्स, उनमें में से 40-40 अरब इधर उधर हो जाएं तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने ये जो आप पेट्रोल की कीमत की रोज़ बात करते हैं, जो कि मैं डील करता हूँ उस कमेटी को, तो मैंने चेयरमैन आगरा से पूछा कि जी कल जो आपने 12 रुपये पर लीटर बढ़ाया है, आपने 12 रुपये पर लीटर पे किया है? ये तो आपने उस स्टॉक से दिया है जिसके ऊपर आपने पैसे पे नहीं किए। तो आपने किस हिसाब से अवाम नास पे ये जगह लगा दिया, तबाही मचा दी है? आपने ये क्वांटम देखा है इसका कि इसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे, लोगों की रोजी रोटी पे कितना होगा? तो मेरा मतलब ये है कि जब इतनी अनथिंकिंग किस्म का एटीट्यूड हो विदाउट प्लानिंग, और फिर आप देख रहे हैं कि कितने माफिया की बात हुई है। गंदम का माफिया है, शुगर का माफिया है, ये ऑयल का माफिया है, ये दवाइयों का माफिया है। मुझे बताएं, ये कहते हैं हम तो पैसे रिकवर करेंगे। किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? दिस इज ए गवर्नेंस ऑफ इन एक्शन। तो ये इन एक्शन की बिना पर सारे जो हैं ये कमोशन है, सारी रिजेंटमेंट है और सारा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। आपकी पार्टी के अगेंस्ट तो खूब एक्शन हुआ। आप तो ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इनएक्शन। दे हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ एक्शन अगेंस्ट यू पीपल, नंबर 1। नंबर 2 सर, इतना इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। 3.5 साल हो गए, 1-1.5 साल बचा है। उसमें से अभी 6 महीने के बाद तो हर कोई इलेक्शन कैंपेन में ही चला जाएगा, नॉर्मल रूटीन में। अगर ये तहरीक अदम एतमाद ना आती तो सर आप 1-1.5 साल और बर्दाश्त कर लेते। आप लोग तो वोट को इज्जत देने वालों में से हैं। आपका तो नारा ये है। कैसा लगेगा जब आप इलेक्शंस के लिए जाएंगे और आगे अपने लोगों को बताएंगे कि भाई आपने इस तरीके से एक वजीर आजम को बाहर निकालने की कोशिश की और अगर वो नाकाम हो गई तो एक नाकाम कोशिश की? नहीं, ये एक तो अब अलग फल से नाकाम नहीं होगी। दूसरी फेलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं जो इनकैलकुलेबल हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इनकी अचीवमेंट यही है कि इन्होंने मुखालफों को पीसा है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिए हैं, उनकी बच्चियों को बंद किया है, उनसे बिस्तर छीने हैं, उनसे चारपाइयाँ छीनी हैं, उनकी दवाइयाँ छीनी हैं। ये इनका कमाल है। अभी उनकी हसरत पूरी नहीं हुई। आज वो कह रहे थे कि चाइना में 500 जो लोग थे वो सजा कर दिए गए और पता नहीं उनका दिल तो लोगों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करने के लिए। इतना ज़्यादा पैशनेट लीडरशिप जो है वो मुल्क के लिए इंजूरियस होती है। यू नीड टू हैव डिस्पैशनेट, कूल हेडेड लीडरशिप सो दैट दे टेक करेक्ट डिसीजंस। ये विजनरी होने की ज़रूरत है। ये डांग पकड़ के मौला जट बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बुखारी साहब ये बात राणा साहब आपकी बिल्कुल ठीक है। समझाएं अगर मौका मिले तो।
जी जी, मैं जरा यावर भाई से इसके ऊपर कमेंट करूँ। यावर भाई, ये देख लें, राना मकबूल साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया। बाकी आज इमरान खान साहब ने ये कहा, तो फिर पाकिस्तान ठीक कैसे होगा, तरक्की कैसे करेगा? आप लोगों ने तो अपने किसी एक वजीर को भी ऐसा कुछ नहीं किया, मारा नहीं है। देखें, बात दुरुस्त है। देखें, हर चीज़ का एक वक्त आता है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप चाहें नहीं भी तो करनी पड़ती हैं, और बेहतर होता है कि आपके पास जब वक्त हो आप तब कर लें। बहुत सारी चीज़ें होने की हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। आपका जो फॉरेन आपका जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल। इस साल उससे भी जो बताया जा रहा है अराउंड कोई 20% इंक्रीज, जो विच इज़ द हाईएस्ट इंक्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो 35-36 अरब को हिट कर रही हैं, एक्सपेक्टेड है। देखिए ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और फिर बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी पिछली दफ़ा पंजाब की कैबिनेट में जो हमारी मीटिंग हुई है, हमारे पास चाइनीज़ इंटरेस्टेड है कि चोलिस्तान का डेजर्ट हमें जेवीज़ का, हम लोगों ने शर्त की कि जेवी होना चाहिए हमारे पाकिस्तानी बीच में हो, कि चोलिस्तान के डेजर्ट को हम ग्रीन करें और वहाँ पे हम लोग गंदम उगाएं, कपास उगाएं, वो चीज़ें उगाएं जो कम पानी लेती हैं। ये क्यों लोग इतने इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लोग क्यों आ रहे हैं बीबी, अगर इतने हालात ख़राब है जैसे ये लोग कह रहे हैं? चाइनीज कंपनीज क्यों अपने आप को यहाँ पे ला रही है? अभी मेरा क्लास, अमेरिका में मेरा क्लास अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये क्यों आ रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं बताता हूँ वो क्यों आ रहे हैं, बिलावल के मैं बताता हूँ वो चार्ज है, ये क्यों हो रहा है? नहीं मैं आपको बताता हूँ। मेरे क्लास फेलो ने आज मुझे फ़ोन किया कि अमेरिकन कंपनी इंटरेस्टेड है यहाँ पे कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की उनको इस टाइम पे बिजनेस एनवायरनमेंट वन ऑफ द बेस्ट नज़र आ रही है। तो वो आ रहे हैं, अभी $300-400 मिलियन अगर खर्च करेंगे तो वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि उनको एक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, उनको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। जो ये लोग आ रहे हैं, जो इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ख़ास तौर पंजाब में जो हमारा जितना बैलेंस बजट था और जो हमारे मंसूबे तहखानों से ऊपर आ गए, उनके सरिये और उनके पिलर्स और उनके छत पड़ने शुरू हो गए, इनको खौफ ये है कि ये सेहत इंसाफ कार्ड ने पूरा प्रॉपरली किक इन कर लिया, ये इंसाफ राशन कार्ड ने प्रॉपर्ली किक इन कर लिया, ये हर ज़िले के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन, स्कूल्स की और कॉलेजेस की अपग्रेडेशन लोगों को नज़र आना, एहसास होना शुरू हो गया। और जब ये नज़र आना शुरू हो गया कि गरीब अवाम को हमने ये उम्रा से आज़ाद कर दिया, उनकी इज़्ज़त नफ्स बचाई सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए, और फिर बाकी जो हम लोग एहसास के प्रोग्राम्स हम लोग उन्होंने लॉन्च किए, जैसे ग्रेजुएट्स को हम 30,000 रुपये महीना देने पे प्राइम मिनिस्टर ने पता नहीं 50 लाख को कितने को वो देने के लिए कहा है। फिर उसके अलावा जो हम यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स हम बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको खौफ ये आ रहा है कि ये अगला इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। अब ये जो बात करते हैं ना कि लोग निकल आए हैं क्योंकि बेरोज़गारी है, क्योंकि महंगाई है, कॉल करें लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं भी आप अरब कंट्रीज़ में कहीं भी किसी को कॉल करें, पता करें महंगाई का और बेरोजगारी का क्या हाल है, देन आप उसको पाकिस्तान के साथ मुकाबला करें। ऑपोजिशन आधा सच और आधा झूठ। हुकूमत की गुड गवर्नेंस और गुड परफॉर्मेंस से घबरा गई है और इसलिए वो ये सब मैं गुड गवर्नेंस की बात इसलिए नहीं करूं कि अभी तक नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं मैं प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं। देखिए गवर्नेंस की अभी तक कमी है, गवर्नेंस की अगर कमी ना होती तो यहाँ पे करप्शन ना होने के बराबर होती। गुड गवर्नेंस हम लोग, मैं क्लेम नहीं करता हूं, मैं कहता हूं गवर्नेंस बेहतर हुई है, बीच में फिर लैप्स करती है, और ये डिपेंड करता है कि कौन कितना उसके ऊपर तवज्जो दे रहा है ना। तो उसके अंदर बेहतरी भी है, बुराई भी है। उसके अंदर कई जगह आप बड़े मिनिस्टर्स का आप मुझे करप्शन स्कैंडल्स दिखा दें, कितने हैं, आप फिर पिछड़ों का मुकाबला कर लें। आप ये देख लें कि जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर था, उनके खिलाफ आप करप्शन स्कैंडल्स बता दें, उनका सच उनका झूठ बता दें असेंबली में और बाहर ये करता। राणा साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि बेटियों को जेल में डाला गया। देखें हम लोग बेटी के कार्ड को ना खेलें, हम बेटी के कार्ड को ना खेलें। अगर बेटी के कार्ड को खेलने वाली अगर बात करेंगे तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ जो जुल्म किया गया ज़ियाउल हक के ज़माने में और वो IGI के ज़माने में जिस तरीके से किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे मरियम साहिबा को जेल में भेजा गया क्योंकि उन्हें झूठ बोला और उन्हें चीजें छुपाई, झूठ बोला कौम के साथ कि मेरा बरतानिया में क्या, मेरा पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, और जो झूठ बोले कि मैं तो अपने बाप के वो रहमो करम पे रहती हूँ। ये बातें जो किए तो ये तो उन वजह से गए हैं, ये तो कोर्ट ने भेजा है, PTI ने नहीं भेजा। PTI ने नहीं भेजा जी। ये शहबाज शरीफ कह रही हूँ, ये शैला रज़ा साहिबा से मैं इसका बिल्कुल जवाब लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। शैला साहिबा आप लोग घबरा गए हैं ना इनकी परफॉर्मेंस से कि ये हुकूमत तो लंबी रेस का घोड़ा निकली है? जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यावर बुखारी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राना मकबूल साहब हैं PMLN से। जी शैला साहिबा, इट्स योर टेक। आप लोग घबरा गए हैं,
बड़ा अफसोस हुआ आप लोग घबरा गए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से? देखिए मेरे भाई हैं यावर बुखारी साहब, जब वो सेहत कार्ड की बात करते हैं तो इंसान को हंसी आने लगती है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इंशाल्लाह प्राइवेट जो हैं वो हॉस्पिटल्स बनेंगे और वहाँ से ये जो है लोग इलाज कराएंगे। जो एक हर्निया का ऑपरेशन जिस पे नहीं हो सकता गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो कार्ड है। एक रात जो है ना अगर कोई आईसीयू में गुजार ले तो 1 लाख से ज़्यादा बन जाता है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 550 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, पता नहीं कितने दिल के जो हैं वो ऑपरेशंस हो चुके हैं, गामा नाइफ लगा हुआ है। ये अपने एक ऐसे कार्ड को रो रहे हैं कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है अब हर उस चीज़ पे पैसे लग रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ के ज़माने में गवर्नमेंट के यहाँ पैसे नहीं लिए जाते थे। फिर ये बात कर रहे हैं कि हम इधर से पैसे की मदद कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि डॉलर जो है इस वक्त वो उसकी उड़ान तो रुक ही नहीं रही है। तो इस महंगाई में जब आप 1000 रुपये भी सपोर्ट में देते हैं तो वो कहाँ जाता है वो। और दूसरी बात जो आपने कहा कि आपने 10 रुपये कम कर दिए पेट्रोल की कीमत, जब $90 पर बैरल था आपने 12 रुपये 65 पैसे बढ़ाई थी, फिर 10 रुपये कम किए जब वो $100 हो गया। तो आप मुझे बताएं क्या ट्रांसपोर्टर्स ने कमी की किसी चीज़ में? क्या कोई मैकेनिज्म आपने डाला? अभी कल का अखबार उठा के देखें, 19 अशिया जिसमें मटन भी था, चिकन भी था, दूध भी था, अंडे भी थे, डबल रोटी भी थी, दालें भी थी, इनकी कीमतें बढ़ी हैं और 0.06% जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ी है। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग पता नहीं, हम लोग को इतना पूरी एक पीटीआई का मसला है कि वो दूसरों को, सामने वाले को बिल्कुल ज़ीरो समझती है। करंट अकाउंट खसारा जिस पे मैंने कल अपनी फेसबुक पे भी प्रोग्राम किया था कि वो देखें कि वो आपकी आमदनी कितनी और खर्च आपने कितना कर दिया, 16 पता नहीं कितने फीसद पे वो चला गया है। फिर ये जो अभी बात की थी राना साहब ने, आपने फ्यूल चार्जेस की मद में जो आड़ ले लेके आपने अवाम पे बिजली का बम गिराया है, ये सब कैसे होगा? और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो पहले 7 माह हैं 21 से लेके 22 तक के, इसमें जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हुई हैं, इंपोर्ट के बिल बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा है। मेरे पास पूरा फिगर था क्योंकि इससे पहले ऊपर प्रोग्राम था। इसके अलावा आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ कि जनाब ये जो कर्जा है ना, बैरूनी कर्जा, ये है 85.5, जिसमें से 35.1 US डॉलर जो है ना वो आपने लिए हैं बैरूनी कर्जा जो है। इसी तरह 139 ट्रिलियन जो है ना रुपीस वो अंदरूनी कर्जा आपने लिया है, जो 5 साल के PMLN और 5 साल के जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उससे 80% ज्यादा है। तो मैं कहाँ से कहूँ कि कहाँ तरक्की हो रही है? किसी एक आदमी को कॉल पे लें और कहें तुम्हारे घर खुशहाली है, तो मैशत का रिफ्लेक्ट अवाम के ऊपर होता है। अवाम में से किसी एक को रैंडमली फोन कर ले, वो आपको कहेंगे अल्लाह के लिए है, इससे बचाओ हमें। चलिए जी, आज के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत माजरत के साथ, लेकिन क्या करें वक्त ही इतना कम है। क्या हो गया? हुकूमत का नहीं, हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा। मीनवाइल ऑब्वियसली बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। कल जैसे आपको ये छोड़ करके नोट पर गई थी शो, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। सो मजीद आने वाले दिन भी बहुत अहम होने वाले हैं, इस हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। आज के लिए इतना ही। आज के लिए मेहमानों का भी शुक्रिया। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।